कि आप सबके द्वारा इन 60 दिनों में लगातार हमें कवरेज मिली और लगातार जो हमारे साथी यहाँ बैठे थे उनका संदेश पूरे प्रदेश में पहुँचा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो आप सबके सामने है। लगातार शिमला में धरने प्रदर्शन हुए, प्रदेश के अन्य स्थानों पर धरने प्रदर्शन हुए और ये क्रमिक अनशन जो है शिमला में आज से 2 महीने पहले शुरू हुआ था, क्योंकि शिमला में हमने एक बड़ी रैली 13 अगस्त को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उससे पहले एक बड़ी रैली जब शिमला में हुई थी 3 मार्च को, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि अगर मुझसे कोई शालीनता के साथ बात करने आएगा तो मैं उससे बात करूंगा और उनके बीच में जाके बात करूंगा। बड़ा खेद का विषय है कि उस समय हमारे साथ 3 मार्च के वक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय बात करने नहीं आए। उसके बाद 144 धारा लगाई गई थी विधानसभा के आसपास और उन्होंने कुछ अपने जो चहेते लोग थे उनको बुला कर वहाँ बुलाया और 144 का भी उन्होंने उल्लंघन किया और उसके बाद जो है उन कर्मचारियों से आकर मिले और एनपीएस कर्मचारियों से मिलना शायद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं चाहते थे और ना ही वो पेंशन बहाली के पक्ष में हमें लगे और इसलिए उन्होंने इस बात को विधानसभा के अंदर भी कर्मचारियों को टारगेट करते हुए बहुत सारी बातें कही और विधानसभा में जो उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो कर्मचारी हैं अगर पेंशन चाहते हैं तो इनको चुनाव लड़ना चाहिए। इस बात की आलोचना राजनीतिक गलियारों में भी हुई, कर्मचारियों के बीच तो बहुत ज़्यादा आलोचना के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा किरकिरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हुई और इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात कही थी तो इसका जो है राजनीतिक गलियारों में भी माननीय मुख्यमंत्री को नुकसान हुआ और कर्मचारियों को भी बहुत दुख इस बात से पहुंचा कि एक प्रदेश का मुखिया पेंशन जो लोग मांग रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप विधानसभा के चुनाव में आएं। तो कर्मचारियों क्योंकि कर्मचारियों ने साथ में 3 मार्च को एक नारा लगाया था कि जो ये मामा मंदानी, वो बहुत आदरपूर्वक कर्मचारियों का एक नारा था। बड़ा खेद का विषय है, इस विषय को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत नेगेटिव तरीके से लिया और उन्होंने जो है ये जो नारा लगा था ये जितने आदरपूर्वक लगा था बहुत सारे लोगों ने भी उनको शायद उनके साथियों ने गुमराह किया होगा और उसके बाद जो उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की वो सबके सामने है। हमारे ऊपर 28 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, हमारे साथियों की ट्रांसफर कर दी गई। वो तो हम धन्यवादी है माननीय न्यायालय के कि उन्होंने हमें जो है इसमें राहत प्रदान की और वहां से हमें राहत मिली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जब पता लगा कि मुझे राजनीतिक रूप से जो है इन सब बातों का नुकसान हो रहा है तो उनको जो है बैकफुट पर आना पड़ा और वो सिरमौर में जितनी भी दफा उसके बाद गए हर बार उन्होंने वहां पर खुद अनाउंस किया कि मैं आप सबका मामा हूं और आप सब मेरे भांजे हैं। बड़ा खेद का विषय है, जिन मामा ने कंस का रूप पहले धारण किया था वो बाद में जो है अच्छा बनने की कोशिश कर्मचारियों के बीच में करने लग गए। तो ये एक बड़ा कर्मचारियों को बड़ा आघात पहुंचा क्योंकि कर्मचारियों के साथ जो कुछ हुआ था वो कर्मचारियों को आज भी याद है। उसके पश्चात 13 अगस्त को या उसके बाद हमारे जो भी कार्यक्रम हुए वो सारे कार्यक्रम रहे। 13 अगस्त को हम फिर शालीनता के साथ आए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते थे कि हम शिमला में शालीनता के साथ आए और शालीनता के साथ जो है उनसे बात करें। हम पूरी शालीनता के साथ शिमला में आए। हमें जब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वार्ता के लिए बुलाया तो हम वार्ता के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ पूरी शालीनता के साथ गए। जितने लोगों को उन्होंने अलाउ किया उतने लोगों के साथ हम वहां गए। हमने पहली बात उनसे यही कही कि आप जो है आपने कहा था कि आप शालीनता के साथ हमसे बात करने आएंगे तो मैं कर्मचारियों के बीच जाकर जो है कर्मचारियों से बात करूंगा। बड़ा खेद का विषय है कि वो अपनी बात से मुकर गए और वो कर्मचारियों के बीच नहीं आए। तो जब हमने उनसे पेंशन बहाली की बात कही तो पेंशन बहाली से भी वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और उन्होंने लगातार इस विषय में अपने बयान बदले हैं। उन्होंने उस दिन वहां ना आकर कर्मचारियों के बीच जो निराशा पहले से बहुत ज्यादा थी वो और बढ़ा दी और कर्मचारी निराश होकर जो है कर्मचारियों ने मन बना लिया कि हम लगातार क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। और एक बात जो बहुत सोचने वाली है, शुरू में माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार कहते थे कि मैं पेंशन बहाल नहीं कर पाऊंगा। फिर जब उनको लगा कि कर्मचारी मुझसे नाराज हैं और ये एक वोट बैंक देखने लगे, जबकि ये जनहित का काम था और जनहित का काम के बारे में वो वोट बैंक को देखते हुए जो है कर्मचारियों के पक्ष में बयान देने लगे कि जो है हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। फिर कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए बार बार कहा गया कि ये जो पेंशन है इसको अगर बहाल करेंगे तो उससे बड़ा आर्थिक बोझ होगा। और जब आम कर्मचारी और प्रदेश की आम जनता को ये समझ आ गई
कि हिमाचल प्रदेश में जो है पेंशन बहाल करने से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि इससे कर्मचारियों को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा और आम जनता को भी फायदा होगा। और जो फाइनेंशियली जो नुकसान की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की जा रही थी, वो हमने जब सारे तथ्य रखे तो उन्होंने माना कि इससे तो उल्टा फायदा होगा। और जब ये सारी चीजें उनके समक्ष हमने रखी तो फिर उन्होंने एक और बहाना बनाया कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी। तो जो लोग पहले कहते थे कि हम पेंशन कभी बहाल नहीं कर पाएंगे, फिर कोई और बहाने लगाते थे, तो बाद में जो है वो ये कहने लगे कि हम जो है इसको डबल इंजन की सरकार ये पेंशन बहाल करेगी। विपक्षी दल ने इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी मीडिया के बंधुओं ने लगातार हमारा इसमें सहयोग किया, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये एहसास हुआ कि प्रदेश के जो विपक्षी दल हैं, चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया और अन्य राजनीतिक दल और जो इंडिपेंडेंट कुछ लोग चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उन लोगों ने इस विषय को उठाया। तो तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लगातार ये बयान आ रहा है कि इस पेंशन बहाली, अगर कोई इस पेंशन को कोई बहाल कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, डबल इंजन की सरकार जो है इस पेंशन को बहाल कर सकती है। तो हमने लगातार ये बात कही है कि आप पेंशन बहाल करें, और अगर आप पेंशन बहाल कर सकते हैं तो आप चुनाव आचार संहिता तक करें, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार पेंशन बहाल कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार तो वर्तमान समय में है, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगली बार हम आएंगे। जो व्यक्ति, जो सरकार इस बार अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं कर सकता, 5 साल का वक्त सरकार को दिया गया है, तो उनसे हम आगे क्या उम्मीद करें। तो इसलिए हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी पेंशन तुरंत बहाल करें। और शालीनता की बात वो लगातार कहते हैं, क्रमिक अनशन पर हम 2 महीने से पूरी शालीनता के साथ बैठे हैं। वो CID से रिपोर्ट ले ले, वो IB से रिपोर्ट ले ले, वो अपनी सरकारी एजेंसी और अपने राजनीतिक दलों के अपने आदमियों से रिपोर्ट ले ले, मीडिया के सारे जितने भी प्रोग्राम इस दौरान हुए उनसे रिपोर्ट ले लें। तो ये हम पूरी शालीनता के साथ जहां भी धरने प्रदर्शन या जो भी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, पूरी शालीनता के साथ बैठे हैं। इससे ज्यादा शालीनता की क्या, और वो कैसी शालीनता चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो। अगर आने वाले कल भी जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिमाचल आ रहे हैं और 2 जिला में उनका कार्यक्रम है, अगर कल भी प्रदेश सरकार इसमें विफल रहती है कि कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं होती है, तो कर्मचारी जो है अब अपना मन बना चुके हैं कि हम जो है अब वोट फॉर OPS करेंगे। हमने ये अभियान शुरू किया है और हम वोट फॉर OPS ही करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हमने NPS हिमाचल छोड़ो का एक अभियान शुरू किया है। अब जो जिसको NPS से प्यार है उसको तो भैया हिमाचल छोड़ना पड़ेगा, वो चाहे वर्तमान सरकार हो या कोई और हो। और जो OPS की बात करेगा, जो OPS बहाल करेगा, उसको हम हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। ये कर्मचारियों ने मन बना लिया है। अब क्रमिक अनशन को हमारे 2 महीने यहाँ आज पूरे हुए हैं। हमने निर्णय लिया था कि पेंशन बहाली तक हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन चुनाव आचार संहिता हमें नजदीक दिख रही है। तो इसलिए एक जो अगली बात हम करना चाहते थे वो ये थी कि हमारे जो राज्य कार्यकारिणी है उन्होंने ये निर्णय लिया है सभी साथियों के सुझावों को लेकर कि अब जो ये क्रमिक अनशन है ये हम चुनाव आचार संहिता जैसी लगती है तब तक ही हम ये अपना क्रमिक अनशन जारी रखेंगे, और उसके बाद जो हम अपना क्रमिक अनशन खत्म करके वोट फॉर OPS के लिए जाएंगे। और प्रदेश के कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि इतनी लंबी तपस्या करने के बाद भी अगर वर्तमान सरकार हमें इग्नोर करेगी तो फिर जो है हमें अब वोट, जो लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा हथियार है, इस हथियार के माध्यम से हमें ये दिखाना पड़ेगा कि कर्मचारियों की एकता क्या है। कर्मचारियों ने अगर मन बना ली, कर्मचारी अगर कभी सरकार बनाते और गिराते थे तो इस बार भी कर्मचारी दिखाएंगे कि सरकार कर्मचारी जो है इस बार की सरकार बनाएंगे भी और गिराएंगे भी। और वो कैसे कि एक विधानसभा क्षेत्र में इस समय 2 से 3 हजार के बीच जो है कर्मचारी हैं। मिनिमम अगर लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात करें तो कम से कम 2000 से ऊपर ही वहाँ पे कर्मचारी हैं, और कई जगह 3 साढ़े 3 हजार तक जो है NPS कर्मचारी हैं। OPS के कर्मचारियों का भी इसमें हमें समर्थन मिल रहा है। तो ये इस वक्त जो है, अगर पिछली बार का आंकड़ा हम देखें तो 23 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ 2000 के आसपास का मार्जिन था या इससे कम मार्जिन था। तो उन मार्जिन वाली सीटों में इनको नुकसान होगा और कर्मचारी अब अपना वोट सिर्फ और सिर्फ OPS के लिए देंगे। हम पेंशन बहाली तक जो है पीछे हटने वाले नहीं है। उम्मीद है अगर कल आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती तो विरुद्ध आप जो है मोदी सरकार। देखिए, हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं, कल को लेकर हम थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं। अगर कल भी ये विफल रहते हैं तो हम आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड तक इंतजार करेंगे। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगती है हम अपना ये क्रमिक अनशन भी उस दिन खत्म करेंगे, और उसके पश्चात तो हम एकदम से
वोट फॉर ओपीएस की जो हमारी अपील है वो कर्मचारी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के दौरान जो है कुछ हमारे को कुछ कानूनी प्रक्रिया जो रहती है कि उसमें हम चुनाव आचार संहिता में कुछ ऐसी बातें जो चुनावों को लेकर होती हैं वो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने मन बना लिया है और हम अब सिर्फ और सिर्फ वोट ओपीएस के लिए करेंगे। और उसके बाद हमारी यही अपील कर्मचारियों से है कि आप अब वोट जो है ओपीएस के लिए देने का मन बना लें, हम वोट फॉर ओपीएस पे ही जाएंगे। तो जिस तरह से आपने कहा प्रधानमंत्री चौथी बार यहाँ हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं और आपने उम्मीद भी रखी है और आपने बोला कि एक घर द्वार आप अभियान चलाएंगे, तो उसमें क्या घर घर जाकर आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ये लगातार वोट फॉर ओपीएस की हमारी मुहिम 15 सितंबर से चल रही है और हम घर द्वार जाकर ही कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाकर कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के लगभग जो है इसमें 40 ब्लॉकों में हमारी बैठक हो चुकी है। हमारे 115 ब्लॉक हैं। जितने दिन हमारे पास बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि चुनाव आचार संहिता बिल्कुल नज़दीक है। आज भी हमारी रामपुर में ब्लॉक की बैठक है और एक दो और ब्लॉकों में बैठक है। तो जैसे जैसे हमारे पास समय लग रहा है हम कर्मचारियों के बीच जा रहे हैं और ऑफिस टू ऑफिस तो हमारा अभियान लगातार जारी है और गाँव में घरों में जाके अपने रिश्तेदारों के बीच में जाके जो हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ऐलान किया है ओपीएस का, तो आप किसके साथ? देखिए, ये जो इस बारे में हमने कर्मचारियों के ऊपर खुला एक तरह से इस तरह से कर्मचारियों को बिल्कुल खुले विचार के साथ छोड़ा है कि कर्मचारी खुद विचार करें। उनको क्या लगता है कि कौन सत्ता में, अगर वर्तमान सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो अगली बार जो है कौन सत्ता में आ सकता है, कौन पेंशन बहाल कर सकता है और कौन सी पार्टी की सरकार प्रदेश में आ सकती है। कर्मचारियों को ये पता है कि अब हमें बंटना नहीं है, एक किसी पार्टी के साथ जाना है और लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। और हमने भी अपने पूरे संगठन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा है कि आप खुद मन बना लें कि कौन सी पार्टी आपको नजदीक दिख रही है जो हमें ओपीएस दे सकती है और कौन सी पार्टी आपको नजदीक दिख रही है अगर वर्तमान सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं कर सकती। ये जाए कि एक बार कर्मचारी जो एनपीएस कर्मचारी है वो इतिहास दोहराएगा रिवाज बदलने की बजाय। 100% कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी के साथ साथ ओपीएस कर्मचारियों का भी हमें समर्थन है और बाकी जितने भी कर्मचारी अभी एनपीएस में नहीं आए हैं या जो रेगुलर सर्विसेज में नहीं आए हैं उनका भी हमें पूरा समर्थन है। इस बार हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी इतिहास बनाएगा भी और एक बहुत बड़ा इतिहास होगा। आप देखिएगा 90% प्लस एम्प्लॉइज के बोर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही होंगे। धन्यवाद।